जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जामिड जी और इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 5 की, जो कि ज्योग्राफी एनसीईआरटी 6th क्लास का है और इसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे होंगे फोर्थ नहीं पढ़ाया आपने चैप्टर, तो फोर्थ में कुछ नहीं था, दिशा वगैरह दी थी उसमें, मैंने देख लिया था। कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट नहीं था जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है उनके पास, तो उसका कारण है कि आपने बेल आइकन का जो बटन है वो नहीं दबाया। बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तब। तो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरा का पूरा। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ग्रह ऐसा है जहाँ पर जीवन है। अभी तक की एक तरह से संभावनाओं के अनुसार मानव यहाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा, पृथ्वी आदि मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग, जिस पर हम रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं, उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल है, जिसे जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल और जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। यहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं भूमंडल को। सबसे पहले 3 में से पहला है भूमंडल, तो इसको देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो जिसमें आईएएस, सीडीएस, एनडीए और आपका असिस्टेंट कमांडेंट, इनके लिए इम्पोर्टेंट होगा, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। जो आईएएस के लिए इम्पोर्टेंट है वही यूपीएससी के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो यहीं से क्वेश्चन पेपर जो है बनाते हैं एनसीईआरटी बुक से। और जो आपका एसएससी हुआ, पीसीएस हुआ, उसके लिए फैक्ट कुछ मिलेगा मुझे, तो मैं आपको बता दूंगा अलग से। तो भूमंडल देख लेते हैं। सबसे पहले पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपरपटी की चट्टानों तथा मिट्टी की परती पतली परतों का बना होता है। भूपरपटी आपको मैंने बताया था उसमें फर्स्ट चैप्टर में कि भूपरपटी क्या होता है। जो ऊपर का हिस्सा होता है, 1 से लेके 33 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है, अगर हम खोदते जाए पृथ्वी को, तो वो उसे कहते हैं भूपरपटी, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो वो होती है भूपरपटी। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है? स्थलीय भूभाग, जिसे महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा 7 महाद्वीप हैं, तो वही हो गए, महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए एक तरह से महासागर हैं, तो वही एक तरह से बेसिन के रूप में जाने जाते हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और चित्र इसमें दिखाया गया है, देखेंगे अभी। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो हम देखेंगे उसमें कि कुछ भूभाग ऐसे हैं स्थलीय जो जुड़े नहीं हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। इंपोर्टेंट फैक्ट है ये आपका, ठीक है। ये आपके पीसीएस के लिए, सीडीएस, एनडी के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि स्थल की जो ऊंचाई है वो कहाँ से मापी जाती है? वो मापी जाती है आपकी समुद्र तल से। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो है आपकी हिमालय के अंतर्गत माउंट माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जो मापा जाता है 8,800 कुछ 32 जो भी है, वो मापा जाएगा आपका समुद्र तल से, ना कि उस जमीन से। तो समुद्र तल से इतनी ऊंचाई है, ये ध्यान में रखना है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ये दे दिया है इन्होंने, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम अलग से देख लेंगे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी उसमें। अब देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 है मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग जो है प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। यानी कि माउंट एवरेस्ट भी उसमें समा जाएगा, फिर भी 3-4 हजार मीटर गहराई बचेगी। तो ये देखिए सबसे गहरा कितना है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? तो वही जो हमने बताया था वही चीज़ है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, इससे एक पॉइंट मिल गया हमको, पहला वाला वही। दूसरा देख लेते हैं, पहले इसे देख लेते हैं क्या आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के
तेंजिंग नोर्जे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये ध्यान में रखना है। पहले व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलेरी। और भारत के कौन है? तेंजिंग नोर्गे शेरपा। तो ये ध्यान में रखना है, आ जाएंगे पीसीएस वगैरह, एसएससी वगैरह में। जापान की तुंजो ताबेई विश्व की पहली महिला थी, ये भी याद में रखना है, जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। बिच्छेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट पर कदम रखा था। तो विश्व की सबसे पहली कौन थी? जुंको ताबेई जापान की थी, ये क्वेश्चन बन सकता है। और हमारी भारत की जो थी बिच्छेंद्री पाल, जानते ही होंगे लगभग सभी, तो वो थी। 1984 में इन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। अब देख लेते हैं महाद्वीप को। तो महाद्वीप में देख लेते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, सभी जानते हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये तो सभी ने चित्र देखा हुआ, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा आज खोल के। और विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो ये उत्तरी गोलार्ध इसको बोल रहे हैं। ये उत्तरी गोलार्ध मैंने पहले ही बता दिया था। जैसे मान लीजिए ये बीच का जो है विषुवत रेखा है यहाँ पर ऐसे करके, तो ये हो गया ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण का दक्षिणी गोलार्ध। तो सबसे ज्यादा जो स्थल है वो उत्तरी गोलार्ध में है। ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक क्या है? स्थल मार्ग, स्थल है, सॉरी मार्ग नहीं, मार्ग तो होंगे होंगे। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। तो एशिया के पश्चिम में जो है यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। तो यूराल पर्वत यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि यूरेशिया क्या होता है। यूरोप का जो संयुक्त भाग है, जो यूरोप में भी पड़ता है और एशिया में भी पड़ता है, उसे कहते हैं यूरेशिया। तो अब देख लेते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, ये तो सभी जानते हैं। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त यूरोप से होकर ही गुजरता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आर्कटिक वृत्त है। ये पूरा, एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ। आर्कटिक वृत्त होता है, जैसे मान लीजिए आर्कटिक महासागर है, यहाँ से पूरा का पूरा अगर इस पृथ्वी को पूरी को गोल कर दिया जाएगा तो ऊपर ये गोला गोला पूरा यूरोप में पड़ जाएगा। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इसे याद कर लीजिए थोड़ा सा, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पहला तो सभी जानते हैं, दूसरा याद कर लीजिए, आ जाएगा पीसीएस में या फिर एसएससी वगैरह में। विषुवत वृत्त या फिर 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरता है। तो वही मध्य से गुजरता है, दिखा देता हूं मैं फिर से एक बार। ये देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है पूरा, ये बीच में से विषुवत वृत्त जो है गुजर रहा है। तो यही बताया गया। कर्क रेखा भी इससे गुजरती है, ऊपर वाली ये रही कर्क रेखा, ये वाली। और ये आपकी मकर रेखा, सॉरी मकर रेखा ये वाली, और कर्क रेखा ये वाली। ये तीनों की, ये ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों के तीनों एक तरह से व्रत जो है गुजरते हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये तो पहले ही बता दिया। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं तीनों गुजरती हैं। तो वही सारी चीजें नॉर्मल सी आ जाती हैं, पहले ही मुंह पे एक तरह से जो पढ़ते हैं उनके ऑटोमेटिक ये चीजें याद होती जाती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है और जो कि अफ्रीका में स्थित है। तो सहारा का रेगिस्तान दिखा देता हूँ। देखिए, सहारा का रेगिस्तान जो है उत्तरी भाग में है, ये ध्यान में रखना है एक फैक्ट आपको कि अफ्रीका के कौन से भाग में? उत्तरी भाग में ये वाला सहारा का रेगिस्तान है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। और विश्व के मानचित्र को देखिए, देख लिया है हमने। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, एक फैक्ट ये ध्यान में रखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और लेकिन अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है आपकी क्या कहते हैं उसे? अमेजन। अमेजन नदी। अमेजन नदी आपको पता है दक्षिण अमेरिका में है, दिखा देंगे जब हम मैपिंग करेंगे, जब होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए, देख लिया भाई साहब। और ये सब वही चीज है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका यानी जहां पर अमेरिका और कनाडा है, 2 देश आते हैं, मैक्सिको वगैरह है।
यह दक्षिण सागरीय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा संधि कहते हैं। तो पनामा संधि दिखा देता हूं मैं ऊपर आपको। देखिए, ये रहा उत्तर अमेरिका, ये रहा दक्षिण अमेरिका। पनामा संधि कहाँ है? यहाँ पर। पनामा नहर जो है ये भी यहाँ पर है और पनामा देश से होकर ये गुजरती है, इस वजह से इसका नाम है पनामा। तो ये ध्यान में रखना है, पनामा संधि, पनामा जो भी है। और पनामा संधि किस किस सागर को, ये कैरिबियन सी है, ये आपका प्रशांत महासागर है, इन दोनों को जोड़ती है पनामा नहर। देखिए यहाँ दिखा भी दिया, ये अलग से चित्र भी दिया था। देखिए ये रही पनामा जल संधि और ये दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका है। और भारत की जल संधि देख लेते हैं। यहाँ पर जल संधि जो है भारत की, यहाँ पर ये रही, ये श्रीलंका और भारत के मध्य है, इसे कहते हैं पाक जल डमरू। ये ध्यान में रखना है। कहा जाता है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप कहा क्या जाता है, यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। कौन सा? उत्तर अमेरिका की बात कर रहे हैं हम अभी, ध्यान में रखना है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो आपको क्या करना है, आज उठाइएगा, ये देखिए इस महासागर का नाम बताइएगा। यहाँ पर एक महासागर है कैलिफोर्निया है, यहाँ पर है एड्रियाटिक भी है, एड्रियाटिक सॉरी यहाँ पे नहीं है। तो उन महासागरों के थोड़े से बता दीजिएगा। और एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊंगा, जो टाइटैनिक जहाज था वो यूरोप से आ रहा था, इधर की साइड यूरोप था, यूरोप से आते आते यहाँ पर डूबा था। ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर लेब्राडोर की जलधारा बहती है, बताएंगे जब आएगी सारी चीजें। तो यहाँ पर मतलब अभी फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि इस क्षेत्र में यहाँ पर डूबा था टाइटैनिक। दक्षिण अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, वो तो है ही है, ये रहा दक्षिणी गोलार्ध में। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से महासागर स्थित हैं? तो पूर्व में तो हो गया, पूर्व ये रहा, पूर्व में हो गया अटलांटिक और पश्चिम में वही प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है एंडीज, वो इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। यहाँ पर है एंडीज, यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक, ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है विश्व की। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन। पहले पहले हमने दक्षिण अमेरिका की तो हो गई, लेकिन ये विश्व की जो है अफवाह की दृष्टि से भी सबसे बड़ी अफवाह होता है एक तरह से, जल यानी जल क्षेत्र इसका सबसे ज्यादा है अमेजन नदी का। तो ये ध्यान में रखना है, फैक्ट आ जाएंगे ये। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर तथा समुद्रों से घिरा हुआ है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। और अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। थोड़ा सा अभी चित्र में दिखा दूंगा। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है और चूंकि यह दक्षिण ध्रुव से ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों ने यहाँ पर शोध केंद्र बना दिए हैं। भारत ने भी यहाँ पर शोध केंद्र बनाए हैं जिनके नाम कौन कौन से, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है। और अभी हाल ही में एक रिसेंटली 2011 या 12 की बात है शायद, ये उन्होंने दूसरा बनाया था भारती, भारती के नाम से। तो तीनों याद रहे हैं आपको, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। तो ये तीनों हमारे केंद्र हैं वहां पर, शोध केंद्र। अब देख लेते हैं जलमंडल के बारे में। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग क्या है, स्थल है। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं आपको थोड़ा सा। अच्छा, आप अपने शरीर में बताइए कितना जल है आपके शरीर में। आपके शरीर में भी पता है कितना जल है? 70% ही जल है, ये ध्यान में रखना है। तो इससे सीधा सीधा सिद्ध हो जाता है कि आपने जो जन्म लिया है वो पृथ्वी में से ही लिया है, ये मान के चलिए। और जो चीजें पृथ्वी के अंदर पाई जाएंगी वही आपके अंदर भी पाई जाती है, जैसे कैल्शियम, सोडियम, लोहा, जितने भी तत्व हैं पृथ्वी के अंदर जो पाए जाते हैं वो आपके अंदर अंदर भी पाए जाते हैं। कभी डिटेल में बात करेंगे इस पर। जो चीज पेड़ों में पाई जाती है वो जो भी चीजें हैं पोषक तत्व हैं वो सब आप में भी पाए जाते हैं। कभी डिटेल में बात करेंगे, मजे आएंगे बहुत सुनकर आपको। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प भी सभी सम्मिलित हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% जो भाग है वो महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा है कि पीने योग्य नहीं है, या फिर मान लीजिए मानव के उपयोग लायक नहीं है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग जो है बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। और जल का बहुत कम जो भाग है वो अलावड़ जल है जो उपयोग किया जाता है पीने के लिए, मनुष्य के इस्तेमाल के लिए है।
यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। अब जलमंडल के अंदर देख लेते हैं महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। तो ये गतियां वगैरह ये सब आपके आएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि 11th की 12th की ज्योग्राफी कराई है, तो बिल्कुल आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। पहले 6th की होगी, 7th की होगी, 8th की होगी, आपकी ज्योग्राफी इतना अच्छे से कवर हो जाएगी कि आप ऑप्शनल के रूप में जो लेना चाहते हैं ना, उन्हें भी पढ़नी है। तो आप एक बार कवर कर लेंगे तो अच्छा है। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर मुख्यतः कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप 4 महासागर सोचते होंगे, लेकिन 5 महासागर हैं। जो दक्षिण जो महासागर है उसका नाम कम लोग लेते हैं, तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिए। महासागर कितने हैं? 5। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। दक्षिण महासागर कौन सा है? दक्षिण महासागर है आपका, जैसे मान लीजिए, एक सेकंड इसमें दिखाता हूँ। ये एक तरह से दे दिया गया है, एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका यहाँ से लेके ये वाला ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर हिंद महासागर है। यहाँ पर हिंद महासागर के नीचे जो होता है उसे कह देते हैं दक्षिण महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, सभी जानते हैं। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है, जिसकी गहराई कितनी थी? 11,022 मीटर। और प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। ये वृत्ताकार है, बिल्कुल गोले के क्षेत्र में। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। चित्र में तो देख ही लिया था अभी। और अब देख लेते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। ये तो आपको पता ही है। ये जो उत्तर अमेरिका है, दिखा दूंगा, दिखाई देते हैं, चलिए थोड़ा सा ये देखिए। प्रशांत महासागर तो ये वाला हो गया, यहाँ से लेके और इधर की साइड वाला ये पूरा गोल आकार में। और ये जो है यहाँ पर बीच में एस आकार बनता है। अगर हम अगर उसमें एटलस में देखेंगे तो ऐसे करके ऐसे। ये हो गया अटलांटिक महासागर। ये हो गया यहाँ पर हिंद महासागर। ये हो गया आपका उत्तरी जो सागर है बोला जाता है वो। इसके पश्चिम किनारे पर, यानी कि अटलांटिक महासागर के पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है, तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरी है, यानी कि खुरदरी है। और यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पोताश्रय और पत्तन वगैरह, हवाई जहाज नहीं, ये पानी के जहाज वगैरह, माल ढुलाई वाले जहाज बहुत ज्यादा एक तरह से अच्छी स्थिति में वहां पर। इसी वजह से व्यापार काफी अच्छा होता है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे बेस्ट महासागर है। इंपोर्टेंट पॉइंट बहुत ही ज्यादा, आईएएस से लेके सभी एग्जाम में, कि सबसे ज्यादा व्यस्ततम मार्ग महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो आप जवाब देंगे अटलांटिक महासागर मार्ग, ठीक है। अटलांटिक महासागर सबसे बेस्ट मार्ग है व्यापार की दृष्टि से। और हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, यानी हमारे भारत। ये गर्व करने वाली बात है, कर सकते हैं हम। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, सभी जानते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे मैं बताता जाऊंगा, बस आप पढ़ते जाइए धीरे धीरे। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। और आर्कटिक महासागर जो है उत्तरी ध्रुव में स्थित है, तथा यह उत्तरी ध्रुव की ओर फैला हुआ है, चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से भी जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो बेरिंग संधि किस किस के मध्य में है? प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के मध्य में है बेरिंग संधि। ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं पूरा का पूरा वायुमंडल। वायुमंडल का ये चित्र है। सबसे पहले आता है आपका क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, ये पूरा समताप मंडल है। इसके बाद मध्य मंडल यहाँ तक, उसके बाद आयन मंडल यहाँ तक, उसके बाद बहिर्मंडल यहाँ तक। ये ध्यान रखना है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्षोभ मंडल में क्या होता है, ये सारा आ जाता है। और जो समताप मंडल में क्या होता है, हवाई जहाज उड़ते हैं। क्षोभ मंडल में हवाई जहाज नहीं उड़ते हैं, ध्यान में रखना है।
उल्का पिंड वगैरह ये सब गिरते हैं, वो मध्यमंडल में आ जाता है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी है वायुमंडल। हालांकि ये धीरे धीरे क्लास वाइज जैसे जैसे आ जाएगा इम्पोर्टेंट, 11th क्लास में बहुत अच्छे से हमें इसे पढ़ेंगे, जो कि आपके बिल्कुल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए होगा। ये तो पढ़ना हमें थोड़ा सा जरूरी है, एक बैकग्राउंड सा प्रोवाइड करा देता है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। आपको पता ही है कि अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनसे बचाता है, ओजोन लेयर जो बचाती है। और वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, और वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। ये वही परतें थी। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू होते हुए क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल कहा जाता है। और इनके बारे में डिटेल नेक्स्ट क्लास में जैसे जैसे आती जाएगी उसी के आधार पर हम पढ़ेंगे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे फिर काफ़ी चीज़ें, काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। वायुमंडल जो है मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना हुआ है। दोनों को मिला के साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है ये। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% होती है और ऑक्सीजन 21%। और दूसरी गैसों में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहीं पर याद कर लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आर्गन से कम है, आर्गन गैस से कम है। तो सबसे पहले कौन सी आती है, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका यूपीएससी के लिए या पीसीएस के लिए किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और मात्र ये दोनों मिला के 1% है, और भी जो हैं वो गैस हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो नाइट्रोजन का उपयोग क्या है, कोई पूछ ले एग्जाम में तो बता दीजिएगा, ये वृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, ये ध्यान में रखना है। जैसे नीचे मान लीजिए आया सूरज की रोशनी, तो ऊपर उसे जाने से रोकती है, जिससे पृथ्वी थोड़ी सी गर्म रहती है। कभी कभी क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग भी का कारण भी यही बनती है, जब हम जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड सभी जानते हैं, नॉर्मल सी चीजें हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखिए कि वायुमंडल का जो घनत्व है वो नीचे निचले स्तर में सबसे ज्यादा होता है, ऊपर ऊपर घटता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी से के साथ घटता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। इसी वजह से सिलेंडर वगैरह लेके जाते हैं वो लोग, ठीक है, यही कहा गया है। जैसे जैसे हम, ये देखिए वायुमंडल का कितना अच्छा एक तरह से दिया गया है चित्र, बहुत अच्छा लग रहा है, किसी ने बनाया है ये जलमंडल हो गया, ये स्थलमंडल हो गया, ये पूरा वायुमंडल हो गया। चित्र अच्छा है, कुछ भी हो। यहीं पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल तीनों को मिला के क्या बन जाता है, जैव मंडल, क्योंकि जैविक क्रियाएं इसी के अंतर्गत होती हैं। ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नीचे तापमान अधिक होता है, ऊपर की ओर घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, ये ध्यान में रखना है। वायु कहाँ से कहाँ बहती है, उच्च दाब से निम्न दाब। निम्न दाब होगा तभी तो एक तरह से उसे भरने के लिए वायु चलेगी। तो यही है कहना, देखेंगे धीरे धीरे। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। तो नॉर्मली अगर कोई पूछ ले आपसे कि वायु क्या है, पवन क्या है, तो गतिशील वायु जो है उसी को पवन कहते हैं। अब देख लें जीव मंडल, जहाँ पर जीव रहते हैं। जीव मंडल स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित क्षेत्र है, वही जहाँ पर जीव पनपते हैं। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो उसकी सूक्ष्म जीवों या बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया गया है। फ्लोरा फौना वही। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है, तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। आपको पता होगा कि मिट्टी के कटाव होने से क्या होता है, भूकंप वगैरह ये सब भी आ जाते हैं एक तरह से मिट्टी के कटाव से। मिट्टी के कटाव का कारण मुख्यतः क्या है, लकड़ियों का काटना या जंगलों का काटना, सॉरी।
इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ भाग पर पानी में डूब गया। बहुत सारे डूबते रहते हैं, ये तो उस समय लिखी गई हुई उस समय का दे दिया है। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक भी नहीं रहता है। यह जल दूसरे भागों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। ये बहुत ही लिखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार से लिखना होता है। भले ही 6th क्लास की ये तुम्हें दिखाई दे रही है, लेकिन ये लिखने वाले जो ये लिखी गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं। इन्हें आप कहीं भी यूज कर दीजिए, यही तो चाहती है यूपीएससी। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो ये हो गया पूरा पार्ट। अब आपको थोड़ा बहुत लिखना है, ये इनमें से एक आध क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ये वाला लिख लीजिएगा, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट है ये, आपकी सोचने समझने की क्षमता भी थोड़ा सा विकसित कर देगा। और इनको पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बता दीजिएगा। बता दीजिए अगर ये यार कोई बताता नहीं है। मुझे लगता है लास्ट तक कोई देखता भी है कि नहीं देखता है। अगर देखते हो तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वरना छोटा वीडियो कर दूंगा मैं 10 मिनट का अगर आप नहीं देखेंगे तो, ठीक है। और इसे भी पॉज करके इनको भी भर देना। इम्पोर्टेंट है, इससे आपका दिमाग चलेगा। दिमाग आपको चलाना है। मैं क्या करूंगा, आपको एक तरह से प्रेरित कर रहा हूँ पढ़ने के लिए बस। ना मैं टीचर हूँ कोई, ना मैं आपका गुरु हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ। मैं आपको केवल प्रेरित करने वाला एक दोस्त मान लीजिए मुझे, बस मैं वही हूँ। जैसे मैंने आपको कोई चीज़ बताई तो आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो जाएगी, उसे ऑटोमेटिक आप घर पर किताब खोलने लग जाएंगे। बस यही मेरा उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है, आपसे पढ़वाना है। मैं इसी वजह से थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ या फिर किताब वगैरह जो है बता देता हूँ। तो ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते समय एक महत्वपूर्ण चीज़ या ध्यान में जरूर रखें, पुराने भी जो नए आए हैं वो भी, कि बेल आइकन का जो बेल जो घंटे जैसी आकृति है उसी जरूर दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो देखते रहें एग्जाम मेडिट। जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख लीजिए उन्हें। इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, सिलेबस खासकर आईएएस का, क्योंकि उसके बिना आपकी पढ़ाई अधूरी है। और पुराने पेपर भी देख लीजिएगा हमारे एग्जाम मेडिजी चैनल पर जाकर। देखते रहें एग्जाम मेडिजी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।